भारत के तट से, यानी कि यहां से लेके अंदर 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बाबू? 200 किलोमीटर। और इसके तट से अंदर कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। पर अगर इस छोर इस इधर भारत है तो समुद्र में 200 किलोमीटर तक भारत का अधिकार होगा। इधर अमेरिका है तो अमेरिका के 200 किलोमीटर अंदर तक किसका अधिकार होगा बाबू? अमेरिका का अधिकार होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो 200 किलोमीटर वाला जो एरिया है ना, इहे क्या कहलाएगा? भारत का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। अपवर्जक, अपवर्जक, अपवर्जक क्या कहलाएगा बाबू? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं? और ये जो 200 किलोमीटर का एरिया है, ये इसका क्या कहलाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। और इसमें ये देश क्या कर सकता है? मत्स्य पालन भी कर सकता है, बिजली उत्पादन में भी यहाँ पे अपना बिजली उत्पादन बना सकता है, और इसमें क्या परिवहन भी इसमें इतना दूर में कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्या इसका एक क्या है? अपवर्जक क्षेत्र है कि नहीं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो कि 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, भूगोल पढ़ा रहे थे, उसका आज सेकंड क्लास करवाने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करिए। हम वीडियो को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास कर लिए थे, जो कि फर्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे भूगोल के बारे में पढ़े थे। भूगोल क्या है इसके इंट्रोडक्शन समझे थे, है कि नहीं? इसमें आप लोगों को बता दिए थे कि भूगोल यानी कि भूगोल क्या है, यानी कि भूगोल क्या है। तो भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी के ऊपरी संरचना से लेकर और पृथ्वी में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के खनिज के तत्वों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आप लोगों को बताए थे कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के क्या चीज से, शब्दों से, कितने कौन से शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के शब्द के निर्माण हुआ है। इसके बारे में भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आप लोगों को कंप्लीटली बताया जा चुका था, है कि नहीं? उसके बाद में बताए थे कि संसाधन को परिभाषा भी बताए थे आप लोग। मान लीजिए कि बहुत सारे चीज आप लोगों को बताया गया था, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज का जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहला क्लास को नहीं देखे हैं तो जाइए, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है और प्ले लिस्ट से जाकर आप पहला क्लास को देखिए। और हाँ, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी जरूर बनाइए। वीडियो में सब मटेरियल दिया गया है। अगर किसी भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए, मेरा नोट्स अगर चाहिए किसी भी बच्चों को, कि अगर चाहता है मेरा नोट्स लेने के लिए, तो क्या कर सकता है? इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, जो कि हम आप लोगों को नंबर अभी दे रहे हैं। उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आपको नोट्स मिलेगा। जैसे में नंबर है आपका 9, है कि नहीं? नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप करके बोलिए नोट्स के लिए, जो कि है कि 91226547 और 79। अगर किसी लड़का को मेरे नोट्स चाहिए, मेरा नोट्स चाहिए और पैनल पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पैनल पीडीएफ और नोट्स भी मिलेगा। और हाँ बच्चों, आज से मात्र 2-3 दिन बाद, 2 और 3 दिन बाद में इस चैनल पे ऑल सिलेबस का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस, संस्कृत का, सोशल साइंस का, साइंस का, सबका समय बाय समय लाइव क्लास भी चलने वाला है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस नंबर पे अगर किसी को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नोट्स, एक विषय का नोट्स मान लीजिए कि टोटल जो नोट्स है, यानी कि नोट्स का प्राइस है आपका 199 रुपए। 199 रुपए में आपको पे करना होगा और मेरा जो नोट्स है, टोटल नोट्स आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले आज हम लोगों को बाबू पढ़ना है, जो चीज के बारे में हम लोग समझेंगे कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, इस चीज को समझेंगे। और आप लोग एकदम बढ़िया से, मतलब क्या बताएं आप लोगों को, अगर आप लोग क्लास में एकदम एक आराम से देखते हैं ना, तो एकदम आपको इतना बढ़िया से समझ में आएगा कि फिर आपको लगेगा कि मतलब कि सर जी इसमें कुछ है ही नहीं। समझे? चलिए, जैसे में देखिए, अपवर्जक, आप लोगों को क्या बताया जा रहा है बाबू?
आप लोगों को बताया जा रहा है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है तो आप लोगों को बताते हैं। देखिए, किसी भी देश का तट से, यानी कि किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का अधिकार होता है, जिस पर वह देश बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए उपयोग कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए बाबू, आप लोग समझिए इसको हम क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इधर हम आप लोगों को, ये समुद्र हो गया, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये बीच में क्या हो गया, समुद्र हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं, ये बीच में क्या है, समुद्र है। बीच में क्या है बाबू, समुद्र है, ठीक है। ये बीच में आपका क्या हो गया, समुद्र हो गया। और एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आप लोग समझिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कि इस साइड क्या हो गया, भारत, इस साइड क्या हो गया, भारत, और इस साइड हम किसको मान लेते हैं, अमेरिका को मान लेते हैं। क्या चीज को मान ले बाबू, अमेरिका को मान लेते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इस साइड भारत हो गया और इस साइड अमेरिका हो गया। यानी कि भारत के तट से, यानी कि यहां से लेके अंदर 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बाबू, 200 किलोमीटर, और इसके तट से अंदर कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर। पर अगर इस छोर, इस इधर भारत है तो समुद्र में 200 किलोमीटर तक भारत का अधिकार होगा। इधर अमेरिका है तो अमेरिका के 200 किलोमीटर अंदर तक किसका अधिकार होगा बाबू, अमेरिका का अधिकार होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो 200 किलोमीटर वाला जो एरिया है ना, इहे क्या कहलाएगा, भारत का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। अपवर्जक, अपवर्जक, अपवर्जक क्या कहलाएगा बाबू, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं। और ये जो 200 किलोमीटर का एरिया है, ये इसका क्या कहलाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। और इसमें ये देश क्या कर सकता है, मत्स्य पालन भी कर सकता है, बिजली उत्पादन में भी यहाँ पे अपना बिजली उत्पादन बना सकता है, और इसमें क्या, परिवहन भी इसमें इतना दूर में कर सकता है। क्यों, क्योंकि क्या इसका एक क्या है, अपवर्जक क्षेत्र है कि नहीं। चलिए फिर से एक बार और समझ लीजिए, क्या कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है, किसी भी देश के तट से, अभी आप लोग को बताए ना बाबू कि किसी भी देश के तट से कहां तक, 200 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र पर उस देश का अधिकार होता है। बताए ना कि 200 किलोमीटर की क्षेत्र में, 200 किलोमीटर की दूरी तक उस देश पर क्या होता है, अधिकार होता है, और जिस पर वह देश बिजली उत्पादन कर सकता है, मत्स्य पालन भी कर सकता है, परिवहन भी कर सकता है, आदि के लिए उपयोग कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बाबू हम लोग पढ़ेंगे कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर क्या चीज को बाबू, संसाधनों को, क्या चीज को, संसाधनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका संभावी संसाधन, दूसरा हो जाएगा आपका विकसित संसाधन, तीसरा संचित कोष संसाधन, और चौथा हो जाएगा भंडार संसाधन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बढ़िया से देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए बाबू, ये जो दो है ना, यानी कि संभावी संसाधन और संचित कोष संसाधन, ये मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि VVI है। ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि संभावी संसाधन और संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी संसाधन और संचित कोष संसाधन में क्या करना है, अंतर को स्पष्ट करना है, बतलाना है कि संभावी संसाधन है और संचित कोष संसाधन है, इसमें क्या अंतर है, इस चीज के बारे में बताना है कि नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को समझाने के पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए बाबू क्या कर रहा है, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में हमको क्या करना है बाबू, अंतर स्पष्ट करना है, बतलाना है कि संभावी और संचित कोष संसाधन में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे संभावी संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिनको उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, परंतु अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है कि नहीं। मतलब वैसा संसाधन
जो किसी विशेष क्षेत्र में आते हैं, समझिएगा ध्यान से, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, आते हैं, है कि नहीं, और उनको उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, लगातार उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है, उसी प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संभावी संसाधन कहते हैं। संसाधन तो आप लोग समझ में करते हैं कि कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोगी है वो हमारे लिए संसाधन है, लेकिन कैसा संभावी संसाधन, यानी कि उसको संसाधन के रूप में उपयोग करना का संभावना है, संभावना, उपयोग में नहीं किया जा रहा है बाबू, क्या है? संभावना है, इसलिए हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय का जो क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि सोना है, खनिज, यानी कि वो है, वो हमारे उपयोग लायक है, लेकिन उसको अभी निकाला नहीं गया है, इसलिए वो हमारा क्या है? संभावी संसाधन है। राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा, राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा, ये भी हमारे क्या है? संभावी संसाधन है। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं। संचित कोष संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के रूप में होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के रूप में होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है, परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। इसे क्या कहते हैं? इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। देखिए, इसको समझिए थोड़ा बढ़िया से। माने कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो भंडार संसाधन के रूप में भंडारित करके क्या होते हैं? भंडार संसाधन के रूप में होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसको हम लोग, जो हमारे तकनीक है, उपलब्ध तकनीक है, उस तकनीक के आधार पर हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं, है कि नहीं? लाया जा सकता है कि नहीं? और इसका उपयोग तत्काल में अभी नहीं हुआ है कि नहीं? परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है, इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे गुजरात के, यानी कि भारत के गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, यानी कि लगाया जा रहा है। अब इसको समझिए, एक एक चीज आपको ध्यान में रखना है ना बाबू। अगर आपको कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फौरन कमेंट कीजिए। आपके क्वेश्चन, यानी कि आपके जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को तुरंत कमेंट कीजिए। आपके क्वेश्चन पर एक वीडियो हम बना के आपको तुरंत दे देंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बना के दे देंगे, शॉर्ट में समझा के दे देंगे। तो आपको अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए देखिए, ये वाला थोड़ा आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। दे देगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या चीज कर रहा है, आगे क्या कर रहा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। संरक्षण माने क्या होता है? हो, संरक्षण मतलब होता है, मतलब सुरक्षा, बचाव, है कि नहीं? तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखना है। देखिए, संसाधन को क्या चीज कर रहा है बाबू? कह रहा है कि संसाधन को, क्या चीज को? संसाधन को, है कि नहीं? यानी कि संसाधन को, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं, कि संसाधन को विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधन को विवेकपूर्ण बुद्धि से सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु उसका प्रयोग करना, उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। और संसाधन संरक्षण के उपयोगिता के बारे में जानेंगे तो संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाता है।
संसाधन को क्या नियोजन यानी कि नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में आने वाली पीढ़ी को देखते हुए संसाधन का उपयोग करना, यानी कि आने वाले पीढ़ी को देखते हुए भी संसाधन का उपयोग करना है। संसाधन को क्या करना है, उपयोग करना है। लोगों को संसाधन के रक्षा के प्रति जागरूक करना है। जितने भी लोगों हैं उन लोगों को बतलाना है कि संसाधन को क्या करना है, रक्षा करना है, संसाधन को बचा के रखना है, इसके प्रति जागरूक करना है कि संसाधन को हम बचा के रखेंगे तो इससे हमारे भविष्य में काम आ जाएगा या हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, है कि नहीं। संसाधन को आना यानी संसाधन को आना आवश्यक बर्बादी से रोकना, यानी संसाधन को बिना मतलब के मतलब बर्बादी होने से रोकना है। संसाधन जितने संसाधन के हमको यूज करना है, आवश्यकता है उतना ही को करें, उससे ज्यादा ना करें, यानी कि उसके बर्बादी से उसको हमको क्या करना है, रोकना है। चलिए उसके बाद में देखिए बाबू, उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में हम लोगों को ये चीज के बारे में समझना है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। यानी कि संसाधन के निर्माण में, यानी कि मान लीजिए कि कोयला हमारे लिए संसाधन है, लेकिन उस संसाधन के निर्माण में तकनीक यानी मशीन का क्या क्या उपयोग है उसको स्पष्ट करना है, वर्णन करना है, बताना है। यानी कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या क्या भूमिका है स्पष्ट करना है, बताना है कि संसाधन के निर्माण में तकनीक जो मशीनरी सामान्य हैं उनकी क्या क्या उपयोगिता है, उस उपयोगिता को बताना है। ठीक है, तो आप लोग एकदम बढ़िया से समझिए, आप लोगों को एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा कि संसाधन के क्या चीज में भाई, संसाधन के निर्माण में मशीन का यानी तकनीकों का क्या क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है। ठीक है, देखिए संसाधन के निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। संसाधन का निर्माण में तकनीक का बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि अनेक प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जब तक संसाधन का रूप नहीं लेती, जब तक कि विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता। समझो भाई, अच्छा से समझो क्या कह रहा है, इसको बढ़िया से समझो। ये कह रहा है ना कि संसाधन निर्माण में तकनीक का बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि प्राकृतिक में बहुत ऐसे वस्तुएं हैं, है कि नहीं, जो कि क्या है, वो तब तक हमारे संसाधन के रूप नहीं लेती, यानी कि तब तक हमारे आवश्यक के रूप में रूप नहीं लेती जब तक कि उसको विशेष तकनीक के द्वारा, विशेष मशीन के द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता हो। जैसे में कौन चीज, कोयला, देखो इधर कोयला, क्या चीज, कोयला। अब बताओ कोयला जो है वो मतलब क्या है इन कार्य में, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे में कोयला जो है वो भूमि के अंदर क्या है, भूमि के अंदर होता है और इसे हम तकनीक के माध्यम से बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। कोयला जो होता है वो भूमि के अंदर दबा रहता है और इसको हम तकनीक के माध्यम से बाहर निकालते हैं और इनका उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोयला जो है वो जमीन के अंदर दबा रहता है और उसको हम तकनीक मशीन के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और बाहर निकालकर इनका उपयोग करते हैं। यही नु कह रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक के का भूमिका है, हमको स्पष्ट करना है। समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे नदियों के बढ़ते जल से बिजली उत्पन्न करना, नदी में जल बढ़ जाएगी और उससे बिजली को उत्पन्न करना, इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तकनीक के पड़ेगी, तो बिजली हमको मिलेगा, ये हमारे लिए संसाधन है कि नहीं। बढ़ते हुए यानी कि बढ़ते हुए वायु को पवन ऊर्जा में उत्पन्न करना, ये भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। कैसा, यानी कि इसको हम किस प्रकार से बना रहे हैं, तकनीक के माध्यम से बना रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए उम्मीद तो कर रहे हैं कि आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग समझते हैं, उसके बाद में हम लोगों को क्या समझना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को थोड़ा बढ़िया से समझिए। संसाधन के विकास में सतत विकास, समझिए अच्छा से, यानी कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का वर्णन करें। यानी क्या कह रहा है, संसाधन के विकास में
सतत विकास की अवधारणा का वर्णन करें, तो इसको समझिए। देखिए, सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है, सतत विकास की बात कर रहे हैं, यानी कि सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी, सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए, सतत विकास क्या है? सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी के हित में, फेवर में, बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को क्या किया जाता है? पूरा करना सतत विकास में आता है। जैसे में देखिए, संसाधन मानव के जीवन का आधार है, यानी कि जो संसाधन है वो मानव जीवन का क्या है बाबू? आधार है। यह प्रकृति से मिला उपहार है। संसाधन जो है वो मानव जीवन का आधार है, जो कि प्रकृति से मिला क्या है? उपहार है कि नहीं? मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, मतलब क्षति किया, संसाधनों का क्षति किया, पेड़ पौधों को कटाई किया। हमको आवश्यक है एक पेड़ की तो 5 पेड़ काट दिया, है कि नहीं? यानी कि संसाधन मानव के जीवन का आधार है, तो यह प्रकृति से मिला उपहार है। मानव ने इसका अंधाधुंध क्या किया? दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जिसके कारण पर्यावरण में समस्याएं भी क्या हुई? उत्पन्न हुई। अब सुनिए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज का विकास करना सतत विकास की अवधारणा है। सतत विकास की क्या है? अवधारणा है, कर्तव्य है सतत विकास की। यानी कि सतत विकास में जानते हैं क्या होता है? आप लोग यहां पर समझिए, सतत विकास में क्या होता है। आज हम लोग क्या करते हैं कि सब लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाएंगे तो पेड़ आगे चल के बड़े होंगे, मतलब समय लगेगा उसको बड़ा होने में। कुछ मतलब ऐसे पेड़ होते हैं जो कि जल्दी डेवलप हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसको टाइमिंग लगता है। तो इसमें क्या करना है सतत विकास में कि पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए। पर्यावरण हमारे आसपास फैला वह क्षेत्र जहां हम सब लोग निवास करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पर्यावरण कहते हैं। यानी कि पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आने वाले पीढ़ी को उससे फायदा हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? वर्तमान समाज का विकास करना सतत विकास कहलाता है। वर्तमान समाज का विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, या सतत विकास का अवधारणा है। चलिए, इसके बाद में हम लोग आगे देखने की प्रयास करते हैं। आगे क्या है? जैसे में आगे में कुछ नहीं है कि नहीं? जैसे मैं आपको सतत विकास बता दिए हैं, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत मस्त लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। मिलते हैं अगले क्लास में लिए, तब तक के लिए जय हिंद।